तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ऑडिट कमेटी। यह है सेक्शन 177 1 से लेकर 8 तक। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक वर्ड आ रहा है कमेटी। कमेटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है और उसके बाद अपन ये जानेंगे कि आखिर ऑडिट कमेटी को क्यों बनाया है। आखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास सारे पावर्स है, फिर ऑडिट कमेटी को क्यों बनाया है। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं आखिर कमेटी का क्या मतलब है। देखो, आपने कई बार स्कूल में ये वर्ड सुना होगा, स्पोर्ट्स कमेटी, कल्चर कमेटी, फूड कमेटी। तो वहाँ होता क्या है, स्कूल में एक जना जो भी टॉप लेवल का पर्सन होता है वो सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। ऐसे स्पोर्ट्स वाला भी खाने का अरेंजमेंट, कल्चर एक्टिविटीज़, उन सबको मैनेज नहीं कर सकता। तो जो टॉप पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, अपने काम को डिवाइड कर देता है। जैसे कि कल्चर कमेटी में डिवाइड कर देता है, स्पोर्ट्स कमेटी में डिवाइड कर देता है अपना काम। अब स्पोर्ट्स कमेटी क्या करेगा, सिर्फ वो स्पोर्ट्स का ही देखेगा, उसको बाकी फूड कमेटी उन सब से कोई मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स कमेटी है तो वो सिर्फ अपना काम देखेगा। ऐसे ही कंपनी के अंदर भी होता है, कंपनी के अंदर भी टॉप लेवल पर्सन होता है। अब वो क्या करता है, अपना वो सारे काम को मैनेज नहीं कर सकता, उसके पास कितने सारे काम हैं। ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल कंपनी। अब एप्पल के पास कितना काम है, आईटी रिलेटेड काम भी देखना है और ऑडिट के काम, फिर ईएसजी एश्योरेंस पे आप देखोगे। ऑडिट ऑडिट में आप पढ़ोगे, जब आप सीए फाइनल ऑडिट के लेक्चर में देखोगे तो वहाँ ईएसजी वगैरह रिपोर्टिंग भी होता है। तो जो एप्पल का टॉप लेवल पर्सन है वो ये सारे काम को एक जना मैनेज नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, तो कोई भी कंपनी का एक पर्सन जो भी टॉप लेवल का है वो ये सारे काम को मैनेज नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देता है कमेटी के अंदर। ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है ऑडिट कमेटी। ठीक है, यानी कि क्या है, ऑडिट से रिलेटेड जो भी सारे काम होंगे वो ये देखेगी ऑडिट कमेटी। ठीक है। अब कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कर रखा है, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी ऊपर की पावर दे रखी है ऑडिट कमेटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है डायरेक्टर्स लोग भी तो कोई गलत गलत डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कोई ट्रांसैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन जनरली आमतौर पर डायरेक्टर के साथ हुआ तो उसको कंपनी में रिकॉर्ड करा गया, तो इसलिए ऑडिट कमेटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर का दर्जा दे रखा है। ठीक है। अब अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट कमेटी का। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रीअश्योरेंस टू बोर्ड रिलेटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि कंपनी के जो भी इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, वो सही से काम कर रहे हैं और जो भी उनका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटेंट क्या करता है, सारी जर्नल एंट्रीज पास करता है। उसके बाद क्या होता है, ऑडिट होता है। ठीक है। ऑडिटर क्या करता है, पूरा ऑडिट देखता है जो भी अकाउंटेंट ने सही काम किया है या नहीं करा है, कोई फेक एंट्री तो पास नहीं हुई है। अब ऑडिटर से भी ऊपर कौन होता है, ऑडिट कमेटी होता है। ठीक है। फिर ऑडिट कमेटी के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है। साइन तो वही करते हैं अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑडिट कमेटी पूरा ऑडिटर का काम को चेक करती है कि कहीं ऑडिटर में भी बायसनेस तो इन्वॉल्व नहीं हो गई है। ठीक है। हो सकता है ना डायरेक्टर ने दिया हो 1 करोड़ रुपीज़ ऑफर करें ऑडिटर को और उसने इजीली एक्सेप्ट कर लिया हो। ठीक है। तो ऑडिटर की ईमानदारी ऐसे बिकनी नहीं चाहिए, इसलिए बनाया गया ऑडिट कमेटी। अब बड़ी कंपनीज पर एप्लीकेबल है ऑडिट कमेटी। क्यों? ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी उसमें ही ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होंगे, इसलिए। तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, हर एक लिस्टेड कंपनी पर तो ये एप्लीकेबल है। सेकंड है पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स एक्सीडिंग 50 करोड़। यहाँ आपको ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग लोन्स के केस में एक्सीडिंग 50 करोड़ है। वहीं पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर में 10 और 100 है, यानी कि 10 करोड़ और 100 करोड़ होगा। मतलब दोनों में से एक, तीनों में और दे रखा है तो तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो उस पर ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। पर आउटस्टैंडिंग लोन्स 50 होगा तो नहीं चलेगा, 50 से ज़्यादा होगा तो ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है। एग्जाम्पन्स, कौन कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है, अनलिस्टेड कंपनीज, इनमें जो जॉइंट वेंचर है या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी है या फिर डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी वो होती है जिनका
बिजनेस रन नहीं कर रहा होता है, आप इसको इनएक्टिव कंपनी भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने ये पब्लिक कंपनी सेविंग, मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड कर दिया, या फिर टर्नओवर या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स किसी पर्टिकुलर ईयर में एक्सीड कर दिया ये लिमिट को, यानी कि फुलफिल कर दिया। मान लो नेक्स्ट 2-3 साल तक इसके इससे बिलो ही है इस लिमिट के अंदर, तो क्या उस पर ऑडिट कमेटी अप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? तो इसका आंसर है एप्लीकेबल फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि एक बार आप इस कैटेगरी में आ गए ना, तो फिर आपको लगातार 3 साल के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, भले अगले साल टर्नओवर 90 करोड़ हो तो भी आपको ऑडिट कमेटी का रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोजिशन। अब ऑडिट कमेटी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। आखिर होगा क्या, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उन्हीं के कुछ मेंबर्स, कुछ डायरेक्टर्स इस ऑडिट कमेटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग मेजोरिटी। अब इसमें क्या करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करा है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा डायरेक्टर है जिसके पास खुद का स्टेक होल्डिंग है तो वो तो सही से काम कर ही नहीं पाएगा, इसलिए विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग मेजोरिटी, यानी कि टोटल पहले मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग मेजोरिटी, यानी कि कम से कम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद लिख रखा है विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग मेजोरिटी, यानी कि मान लो कंपनी के अंदर टोटल है 10 डायरेक्टर्स, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मेजोरिटी फॉर्म करेंगे। जब टोटल डायरेक्टर्स 10 है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 6 होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसमें ज़्यादा लोगों को रख रखे हैं ताकि वो, आखिर अपन ने देखा था ना, जब अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन बन सकते हैं, तो अपन ने देखा था जो इतनी सारी कंडीशंस फुलफिल कर सके, जो एकदम शुद्ध पर्सन है, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और भी अपन ने कंडीशंस देखी थी, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसका कंपनी से कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को फीस तो मिलेगी जो काम करेगा, ठीक है, तभी जाकर वो सही से काम कर सकेगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इनके पास इतनी पावर है, कल को कोई कंपनी का मेन डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मान लो रिलायंस कंपनी के अंदर है मुकेश अंबानी, अब अगर कल को वो भी कोई गलत काम कर सकता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उनको रोक टोक कर सकते हैं कि आप ये ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हो, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन गलत है तो, ठीक है। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, टर्म्स ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का जो भी एक काम ये चेक करते हैं, रिव्यू, मॉनिटर, ऑडिटर इंडिपेंडेंस, मॉनिटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पर वो मैंने इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है, ठीक है, यानी कि अपन को एमसीक्यू रिलेटेड पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जितना मेरे को लगता है उतना मैंने इन्वॉल्व करा है, ठीक है। बाकी पढ़ने को तो इस पर 10 पेजेस लिखे हुए हैं, पर जितना अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट है मैंने सिर्फ उतना ही समराइज़ कर रखा है, ठीक है। तो आखिर ये ऑडिट कमेटी, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जब सत्यम फ्रॉड हुआ था उसके बाद ये अपनी बुक के अंदर आया था। बाकी आप देखोगे कंपनीज एक्ट 1956 उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं करा था, ठीक है। ऑब्वियसली जब कोई फ्रॉड होता है तो उसके बाद ही वो देखते हैं क्या क्या अब हमको और सुधार करने चाहिए, तो उसके बाद ये आया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है जहाँ आपको पता चलेगा, कंपनीज एक्ट आप 1956 का पढ़ोगे और 2013 का, ठीक है। कुछ नोट दे रखे, नोट, नो अप्रूवल, द ऑडिट कमेटी विल मेक रिकमेंडेशन टू बोर्ड इफ दे डोंट अप्रूव ट्रांजेक्शन। हाँ, अगर ऑडिट कमेटी को कोई ट्रांजेक्शन में कोई डाउट लगता है तो फिर वो रिकमेंडेशन देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर वो देखेंगे कि हाँ ये ट्रांजेक्शन वाकई में हुआ था या नहीं हुआ था। मेन ऑडिट कमेटी का ये ऑब्जेक्टिव है कल को कोई फेक ट्रांजेक्शन एंटर नहीं हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर को तो इंडिपेंडेंस बहुत आसानी से बायसनेस हो सकती है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टर लोग ही ऑडिटर के साथ हाथ मिला लें, तो कम आखिर कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन हुआ ताकि ये ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑडिटर पे नज़र रख सके कि हाँ वो वाकई में इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और ऑडिट कमेटी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लोगों की मेजॉरिटी है ताकि
और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बायसनेस तो इन्वॉल्व होता नहीं कंपनी के अंदर, तो इसलिए इनको भी मेजॉरिटी में रख रखा है ताकि जो भी कंपनी के ट्रांजेक्शन हो वो एकदम प्योर तरीके से हो, ठीक है। ऐसा नहीं कोई फेक ट्रांजेक्शन एंटर हो जाए कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद आता है वर्डेबल ट्रांजेक्शन। इफ द ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड ऑडिट कमिटी नॉट अप्रूव विद इन 3 मंथ्स। तो अगर ऑडिट कमिटी चाहे, उनको लग रहा है कोई ट्रांजेक्शन है जो 1 करोड़ के बिलो है, तो और ऑडिट कमेटी ने उसको अप्रूव नहीं करा विद इन 3 मंथ्स के अंदर, तो वो ट्रांजेक्शन वाइडेबल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंडेमनिफिकेशन एक के नोट, ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स रिलेटेड पार्टी और ऑथराइज्ड बाय अनदर डायरेक्टर, डायरेक्टर मस्ट कंपनसेट कंपनी फॉर लॉसेस। यानी कि ऐसा पर्सन, कोई डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर ऐसा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो कल को कोई लॉसेस हो गया तो उसके लिए फिर वो पर्टिकुलर पर्सन ही लायबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है विगिल मैकेनिज्म, ठीक है। इसका सेक्शन है 177(9) एंड 177(10). इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? विजिल मैकेनिज्म का इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स, प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन्स। आपके ये लाइन पढ़ दी, एक मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर डायरेक्टर को क्या विक्टिम होगा, यानी कि उस पर क्या ऐसा हमला होगा, या आप बोल सकते हो कि उस पर कोई ऐसा जेन्युइन कंसर्न्स फॉर्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स, यानी कि कल को कोई डायरेक्टर को लग रहा है कि वाकई में ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। मान लो हो सकता है कि कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है, 10 डायरेक्टर और 9 को लग रहा है कि हाँ सही चल रहा है, ठीक है, यानी कि और एक डायरेक्टर को लग रहा है कि नहीं कंपनी गलत कर रही है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि एक डायरेक्टर के साथ मान लो कोई पार्शियलिटी होती है, ठीक है। आप इसको यूँ बोल सकते हो, आपने स्कूल में एक वर्ड पढ़ा होगा पार्शियलिटी, किसी के साथ पार्शियलिटी होना, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है? विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन्स, यानी कि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी हो रही है, यानी कि कोई डायरेक्टर है, जब अब मैंने देखा था बोर्ड मीटिंग फिजिकल भी हो सकती है और ऑनलाइन भी कंडक्ट हो सकती है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो कुछ डायरेक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टर्स को बोलने का ही मौका नहीं दे रहे, ठीक है। और जब उसको बोलने का मौका मिलता है उसका माइक बंद कर दिया जाता है ताकि वो बोल ही नहीं सके, ठीक है। तो डायरेक्टर्स के साथ कोई एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी जेन्युइन कोई इशू होता है तो वो इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं विगिल मैकेनिज्म के, ठीक है। कंपनी को आखिर ये कौन कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबिलिटी है? पहला, लिस्टेड कंपनी, कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, ये और है, ठीक है, यानी कि लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है। और फिर सेकंड कौन सा है? ऐसी कंपनी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है फ्रॉम पब्लिक से, ठीक है, चाहे 1 रुपये भी एक्सेप्ट करा फ्रॉम पब्लिक से तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनीज विच बोरो फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, ठीक है, यानी कि कोई सी भी कंपनी ने बैंक से फंडिंग कर रखी है, बोरो कर रखा है इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। यहाँ ध्यान से नोट कर लेना, इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ है। कई बार आपके साथ एग्जाम टाइम में जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, 50 करोड़ और मोर लिखा होता है हर जगह, पर यहाँ लिखा हुआ है इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा कंपनी पर। अब विगिल मैकेनिज्म में आखिर कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, कंपोजिशन क्या रहेगा? ऑडिट कमेटी इटसेल्फ, या तो ऑडिट कमेटी कंपनी के अंदर है तो वो लोग ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे, और जिन कंपनी पर ऑडिट कमेटी अप्लीकेबल नहीं है उसमें क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डायरेक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को नॉमिनेट कर देंगे टू प्ले रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, फिर वो ये काम संभालेगा, ठीक है। यानी कि वो एक ऐसा पर्सन होगा कि वो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के जो भी कोई उनके बीच में ट्रबल्स आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं, तो वो उनके इश्यूज़ को सॉल्व करेगा, ठीक है। किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बहुत कम फीस मिल रही है, ठीक है, आने का तो पैसा दे देते हैं पर जाने का देते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए बना रखा है विजिल मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, ठीक है। अगेन यहाँ कमेटी आ रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना काम को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा वाला सेक्शन पहले जान लेते हैं, 178(1) से लेकर 178(4) तक है। कौन कौन पहले अप्लीकेबल है किस किस कंपनी पर? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग, अगेन यहाँ सेम है,
पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स एक्सीडिंग 50 करोड़। जैसा अपन ने अभी देखा था ऑडिट कमेटी पर, बिल्कुल वैसी अप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। एक्सेप्शन वही सेम है, अनलिस्टेड कंपनी के केस में जॉइंट वेंचर, होल्डिंग ऑन सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी वही सेम है। अगर किसी साल ये क्रॉस हो जाती लिमिट तो अगले 3 साल तक आपको करना पड़ेगा, चाहे अगले साल क्रॉस हो चाहे नहीं हो, ठीक है। क्रॉस हो गई तो आपको कंटिन्यू रखना ही है, पर अगर सेकेंड ईयर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, तो भी आपको रखना पड़ेगा 3 कंसेक्यूटिव ईयर से। एक बार कंडीशन आपने फर्स्ट ईयर में फुलफिल कर दी और नेक्स्ट ईयर में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो भी आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ये कमेटी को रखना पड़ेगा। एनआरसी कमेटी इसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन लोग आएंगे, एनआरसी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है, कम से कम 3 जने तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या है, मान लो टोटल डायरेक्टर्स है 4, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/2 होने चाहिए, यानी कि 2 होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कंपनी शैल नॉट चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, यानी कि जो कंपनी का चेयरमैन है वो इस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता, मेंबर बन सकता है, चलेगा। क्यों ऐसा लिख रखा है, अब मान लो मुकेश अंबानी एमडी एंड चेयरपर्सन है रिलायंस के, ठीक है। अब वो इस कमेटी के भी चेयरपर्सन होंगे तो क्या करेंगे, वो तो अपना खुद ही रेमुनरेशन डिसाइड कर लेंगे कि एज अ डायरेक्टर हम मेरे को कितना मिलना चाहिए, कोई भी अपनी खुद की लिमिट तय कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा जना चेयरपर्सन बनना चाहिए, वो डिसाइड करता है, ठीक है। क्या डिसाइड करता है, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अप्रूव होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रख रखे हैं कंपनी ने, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब ये देखेंगे डायरेक्टर का जो भी काम है, ठीक है, कि वो सही से प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई डायरेक्टर सही से काम नहीं करता तो उसको निकाला या नहीं निकाला, ये सब कमेटी ये देखती है, ठीक है। फंक्शंस आप पढ़ सकते हो, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, क्राइटेरिया देखते हैं और पॉलिसी देखते हैं उनका रेमुनरेशन कितना है। ऐसा तो नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बहुत कम फीस दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कमेटी आती है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, इसको बोलते हैं एसआरसी कमेटी। इसमें क्या होता है, जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं कंपनी के, क्या उनको वाकई में टाइम पर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड टाइम पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। कौन कौन कंपनीज पर एप्लीकेबिलिटी है, इसका थोड़ा एप्लीकेबिलिटी थोड़ा अलग है, ईजी है याद रखने के लिए। कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, इन सबको मिलाकर अगर 1000 से ज़्यादा है तो ये कमेटी रखनी पड़ेगी। मोर देन 1000 होते ही ये रखना पड़ेगा एट एनी टाइम, साल के किसी भी दौरान होता है तो भी एप्लीकेबिलिटी में आ जाओगे। कंपोजिशन, यहाँ शेयर होल्डर्स के साथ डिपॉजिट होल्डर्स को भी इंक्लूड करा है, ठीक है। 1000 की काउंटिंग में टोटल कर रखा है, शेयर होल्डर्स प्लस डिबेंचर होल्डर्स प्लस डिपॉजिट होल्डर्स। कंपोजिशन क्या रहेगा इसका, एसआरसी है, एसआरसी हेडेड बाय चेयरपर्सन हु शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो भी इसका चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहना चाहिए। फर्दर एसआरसी शैल कंसिस्ट ऑफ सच अदर मेंबर्स एज में बी डिसाइडेड बाय बोर्ड, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन इसमें रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कंसिडर एंड रिसॉल्व ग्रीवेंसेज ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, वही सिक्योरिटी में सब आ जाएंगे, डिबेंचर वाले भी आ जाएंगे, प्रेफरेंस इक्विटी सब आ जाएंगे, ठीक है। उनको कोई भी फेस होता है ट्रबल, उनको कुछ टाइम पर नहीं मिल रहा डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह, वो सब आ जाएंगे। नोट, नॉन कंसिडरेशन ऑफ एनी ग्रीवेंस इन गुड फेथ डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि ये रखा है कल को ऐसा शेयर होल्डर्स लोग ऐसा नहीं कह सकते कंपनी ने 7 रुपये डिक्लेयर करा डिविडेंड तो वो लोग ये नहीं कर सकते कि 7 ही क्यों दिया, हमको तो 17 रुपये देना था तो वो ऐसे इश्यूज़ को वो सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है ये कमेटी, ठीक है। यानी कि अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई इशू सॉल्व नहीं करा है तो इस एक्ट का कॉन्ट्रावी नहीं होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, सेक्शन 180 है, ठीक है। ये अप्लाई नहीं है प्राइवेट कंपनी पर,
ये क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ पावर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कि सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं ले, ठीक है। कुछ केसेस में बता रखा है स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास हो जाना चाहिए। पहला केस है सेल लीज डिस्पोज कंपनीज अंडरटेकिंग। कंपनी के कोई अंडरटेकिंग है, उनको सेल करना है, डिस्पोज करना है या फिर लीज पर देना है, तो उस पर ऐसा लगेगा नो ऐसा फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर कंपनी का ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, रोज का काम है, तो ऐसा की जरूरत नहीं है। समवन बाइज फ्रॉम कंपनी इन गुड फेथ, देयर टाइटल इज वैलिड। मान लो किसी डायरेक्टर ने फ्रॉडुलेंट पर्पस की तरीके से किसी जो जेन्युइन पर्सन है थर्ड पार्टी को इन गुड फेथ के अंदर बेच दिया, तो वो थर्ड पार्टी के पास उसका राइट है, ठीक है। फिर गलती की सजा डायरेक्टर को ही मिलेगी जिसने गलत बेच दिया विदाउट पासिंग ऐसा, ठीक है। बी पॉइंट कह रहा है वेयर मनी बोरोड एक्सीड्स द टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर मनी बोरोड एक्सीड द टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व प्रीमियम रिजर्व फ्रॉम सेलिंग सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है व्हेन एडेड टू एग्जिस्टिंग डेप्ट। दिस विल नॉट अप्लाई टू टेम्परेरी लोन्स फ्रॉम बैंक्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। टेम्परेरी लोन्स कौन से होते हैं, जो रिपेबल होते हैं विद इन 6 मंथ्स, उसको इंक्लूड नहीं करें। यानी कि अगर कंपनी बोरो कर दी है, इन सबको मिलाकर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन तीनों को मिलाकर इससे ज़्यादा कंपनी बोरो करती है और उसमें एग्जिस्टिंग डेप्ट को इंक्लूड करके, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट, यानी कि एग्जिस्टिंग डेप्ट प्लस न्यू डेप्ट वो ज़्यादा हो जाता है इन तीनों से, तो फिर ऐसा लगेगा, ठीक है। विदाउट पासिंग ऐसा ये अप्रूव नहीं हो सकता ट्रांजेक्शन। नोट इफ अ डायरेक्टर ओस मनी टू द कंपनी कैन नॉट एक्सटेंड द रीपेमेंट टाइम विदाउट ऐसा। यानी कि किसी डायरेक्टर ने कंपनी को डायरेक्टर ने ओस करा मनी, ठीक है, तो फिर कंपनी उसका रीपेमेंट टाइम नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। मान लो किसी डायरेक्टर ने कंपनी से पैसे ले लिए तो टाइम पर चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर वो टाइम बढ़ा दी है कंपनी तो फिर ऐसा पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक एकदम फ्रेश टॉपिक आता है इसके बाद, कंपनी कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स। सेक्शन 181 डील करता है। इस टॉपिक में बता रखा है अगर कंपनी चाहे तो चैरिटेबल पर्पस के लिए वो फंड डोनेट कर सकती है, ठीक है। दिस एक्शन अलाउस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेक चैरिटेबल डोनेशंस बट देयर आर लिमिट्स। यानी कि ये टॉपिक बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो चैरिटेबल डोनेशंस कर सकते हैं, बट एक लिमिट के अंदर। जनरल लिमिट कितनी है, वो कंपनी डोनेट कर सकती है अप टू 5% ऑफ इज एवरेज नेट प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। जो भी इनका लास्ट 3 ईयर्स के अंदर प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसका 5% वो डोनेट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डोनेट करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें अपन ने देख रखा था 5% आप कर सकते हो विदाउट कोई पासिंग रिजोल्यूशन, ठीक है। प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 182 डील करते हैं, यानी कि अगर कंपनी चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है, ठीक है। अ कंपनी इज परमिटेड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट विदाउट एनी लिमिट टू एनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि रजिस्टर्ड का मतलब है यानी कि जो इसके एक्ट दे रखे हैं पॉलिटिकल पार्टी में उसके अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जैसे कि बीजेपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आईएनसी वगैरह। तो कोई भी कंपनी डोनेशन कर सकती है, एकदम फ्री तरीके से कर सकती है, कितना भी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा काम करोगे तो उसके लिए लिमिट है, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करोगे तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 2 आता है विच कंपनीज आर नॉट अलाउड। कौन सी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो जो मेन सेंटर में होगी गवर्नमेंट, सीजी बोलेगा वो उतना अमाउंट का करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी के में बायसनेस इन्वॉल्व हो जाएगी, इसलिए उनको एक्सेप्शन में रख रखा है। या फिर कंपनी विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। जो छोटी सी कंपनी अभी तो शुरू हुई थी, 3 साल की भी नहीं हुई, वो डोनेशन क्या करेगी, ठीक है। थर्ड, प्रोसीजर फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लो। यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिंपल मेजॉरिटी से कह दिया, यानी कि टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे 10, उसमें से 6 लोगों ने बोल दिया, मेजॉरिटी हो गई 6,
ठीक है, 6 या उससे ज़्यादा लोगों ने बोल दिया कि हाँ भैया हमको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो हो जाएगा डोनेशन से बोर्ड रिसोल्यूशन। कोई OR कोई पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे काम करने में, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने में। ज़्यादा ऐसा रूल नहीं बना रखा स्ट्रिक्ट, कितना भी करो फ्रीली करो, पर अच्छा काम करोगे चैरिटेबल फंड्स में करोगे तो लिमिट है 5% की। फॉर डिस्क्लोजर, हाँ कंपनी कितने भी अमाउंट का डोनेशन करे पर PNL अकाउंट के अंदर लिखना पड़ेगा, चाहे आप किसी को भी करो PNL में आएगा ही आएगा। 5th मोड्स, किस तरीके से कर सकते हो, अकाउंट पे ही चेक कर सकते हो, आजकल सब ऑनलाइन है तो वही लिख रखा है। पेइंग बैंक ड्राफ्ट ECS, आजकल सब ऑनलाइन वेबसाइट होती है पॉलिटिकल पार्टी की। डीम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, कुछ ट्रांजेक्शन्स को डीम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस मान लिया जाएगा। पहला, डोनेशन सब्सक्रिप्शन गिवन बाय कंपनी टू अ पर्सन हु इज सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी। कंपनी ऐसे पर्सन को डोनेट कर रही है जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, ठीक है। या फिर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। आप पॉलिटिकल पार्टी का कुछ काम कर रहे हो, बैनर वैनर लगा रहे हो, तो उसको भी डीम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस मान लिया जाएगा। नोट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेलीगेट सम पावर्स, ये थोड़ा अपना लास्ट टॉपिक का था ना, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, उसका नोट इधर लिखा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेलीगेट सम पावर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। कौन कौन से पावर, बोरिंग ऑफ मनीज, इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच। कुछ नहीं, जस्ट रीड पर्पस के हिसाब से आपको बता रखा है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 पावर को डेलीगेट कर सकते हैं इन लोगों को, ताकि बार बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं उनको लेना पड़े। पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। अब ये तीसरा डोनेशन आता है, पहला चैरिटेबल था, अच्छा काम वाला, उसमें 5% की लिमिट थी। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करो, कोई लिमिट नहीं है। तीसरा नेशनल डिफेंस फंड, देश के लिए आप कुछ करना चाहते हो करो, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अमाउंट का कर सकते हो। बस कंपनी PNL में लिख देगी हमने इतना अमाउंट का करा नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट। पावर टू मेक कंट्रीब्यूशन एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी पर्सन, अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी को बोल रखा है कि हाँ भैया हमारे बिहाफ पर आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, ये अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हो, चैरिटेबल करना सकते हो, तो कंपनीज एक्ट ने लिमिट लगा रखी, 5% ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा OR पास करना पड़ेगा, ठीक है। पर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में जाना चाहते हो तो कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ बोर्ड रिसोल्यूशन पास कर लेना, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोगों ने हाँ बोल दी चलेगा, ठीक है। OR ऐसा कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। देश के लिए करना चाहते हो तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सरकार ने अपने लिए कोई लिमिट नहीं लगा सकती, कितना भी आप डोनेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।